इसके अलावा हापुड़ के भी लोग दिल्ली में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। पुलिस ने 63 लोगों को क्वारंटीन किया है, जिनमें से 9 विदेशी लोग भी शामिल हैं। ये सभी 19 से 30 मार्च के बीच यहां पर पहुंचे थे। वहीं 3 लोगों में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तो हापुड़ से भी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर भी उन लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तबलीगी जमात कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। ये 63 लोग, फिलहाल पुलिस ने इनको क्वारंटीन किया है, जिनमें से 9 विदेशी लोग भी हैं। ये सभी 19 से 30 मार्च के बीच यहाँ पर पहुंचे थे बारी बारी से। फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं। उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बाकी सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल लोग गुपचुप तरीके से मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। अब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सभी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से जो लोग कोरोना संक्रमित हों उनको फिलहाल आइसोलेशन सेंटर भेजा जाए, उनका टेस्ट करवाया जाए। इस बात को फिलहाल पुख्ता किया जा रहा है। और इन सब के बीच हम आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। किस देश से कितने लोग शामिल हुए थे। इंडोनेशिया से 72 लोग, थाईलैंड से 71 लोग, श्रीलंका से भी, नेपाल से 19, मलेशिया से 20, म्यांमार से 33 लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। अब ये लोग यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुपचुप तरीके से रह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। उसके बाद उसका असर यह हुआ है कि अलग अलग जिलों से अब इन सभी के बारे में जानकारी हासिल होने लगी है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अभी देखिए, सीएम की ओर से जब ये सख्त हिदायत दी गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो मस्जिद हैं, मरकज़ हैं या धार्मिक केंद्र है, वहाँ पर पुलिस और एलआईयू खुफिया मिलकर ये चेक करने में लगी है कि कितने ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो बीते 1 महीने के अंदर यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कई नागरिकों का पता चल रहा है जिनके वीज़ा में सही एंट्री नहीं है, जो अवैध तरीके से हैं या कहीं कोई कमी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ के बारे में मैं बता दूं तो 23 विदेशी नागरिक 3 मस्जिदों से मिले थे। अभी उनके वीज़ा, जो उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और उनके जो वीज़ा हैं, उसका परीक्षण यहाँ के जो FRRO हैं, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको दे दिया गया है कि आप देखें कि क्या इनका वीज़ा वैलिड है या नहीं है। ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे तो उसके बाद क्या ये मस्जिदों में रुकेंगे या इनको होटल में रुकना चाहिए था। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लखनऊ से उठेंगे और देश के हर कोने में जाएंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हुए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, तो क्या वो मस्जिदों में रुकेंगे, वो तकरीरें करेंगे, पर्चे बांटेंगे, क्या करेंगे, इसकी गाइडलाइन तय है। जो हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि धार्मिक गतिविधि तभी माना जाएगा जब वो कोई तकरीर करेंगे, कोई पर्चे बांटेंगे। तो इस पर जो पासपोर्ट के नियम हैं उसके ऊपर सलाह ली जा रही है पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों से भी। अगर ऐसा लगता है कि ये टूरिस्ट वीज़ा पर आए, माफ़ कीजिए, और यहाँ पर आकर किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या कोई और कार्रवाई भी की जा सकती है। ये फैसला चूंकि सरकार के स्तर से होना है, इसलिए इसमें कुछ समय भी लग सकता है। फिलहाल ऐसे विदेशी नागरिकों को ढूंढने का पूरा कार्यक्रम जारी है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ एक दूसरा फ्रंट और खुला हुआ है। जो नई दिल्ली की जमात में शामिल हुए थे निजामुद्दीन में तबलीगी, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 157 थे, जिसमें से 137 फिलहाल दिल्ली में ही हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स क्या है वो जानने के लिए अनिल के पास चले लेते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें यूपी के कितने लोग शामिल हुए थे, उत्तराखंड के कितने लोग शामिल हुए थे? क्या वो नंबर सामने आ पाए हैं क्या? जी, जिस तरह से भी हमें जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये सूचना दी है और उन्हें बताया है कि जो वो सूचनाएं दी जा रही है, खास करके जो इस तबलीग में शामिल हुए थे मरकज निजामुद्दीन में, उसको लेकर के कि कहाँ कहाँ किन राज्यों में है। हालांकि वो संख्या जो सूची है वो हमारे हाथ अभी नहीं लगी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं और जल्द इसको सामुदायिक संक्रमण ना हो, इससे रोकने के लिए जल्द से
से जल्द कदम उठाने की बात कही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम कोशिशों के बीच खुफिया एजेंसी को भी लगाया गया है, राज्यों के खुफिया एजेंसी को लगाया गया है, केंद्र के खुफिया एजेंसी को लगाया गया है कि उन लोगों की पहचान कर, उनको चिन्हित कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच की पूरी नजर है, खासकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की। कल एक टीम भी गई थी मरकज निजामुद्दीन में ये देखने के लिए कि कहीं ये साजिश तो नहीं था या फिर अव्यवस्था या लापरवाही थी। इन दो एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है तो निश्चित तौर पर जो यहां पे बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और कई मामले पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के, तो ये चिंता का विषय है। हालांकि अभी संख्या के हम इंतजार कर रहे हैं। अनिल, एक बात और बताइए कि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस अधिकारी उन तमाम लोगों को, मौलानाओं को समझा रहे हैं कि एक जगह पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, फिलहाल आप इस कार्यक्रम को मत करिए, इसको टाल दीजिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद यहां पर यह कार्यक्रम होता है, इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पर जमा होते हैं, फिर पुलिस कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं करती है? तब पुलिस को कानो कान भनक क्यों नहीं लगती है कि यहां पर बगैर परमिशन के इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और कार्यक्रम करने पर आमादा हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं जब धारा 144 लागू हो गया था दिल्ली में, जिसमें 50 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 13 मार्च को ये बात कही गई थी। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते हैं। ये बात जरूर है कि दिल्ली पुलिस के जो निजामुद्दीन थाना है उसके SHO जाकर कहते हैं, इनको समझाते हैं कि यहां से आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो, लेकिन समझाने भर से नहीं ये बात खत्म हो जा रही थी, क्योंकि ये एक महामारी था, ये हम सभी जान रहे थे। और इसी बाबत आज लॉकडाउन जो पूरा देश हुआ है उसको हम देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान तो उठता है दिल्ली पुलिस पर। लेकिन दूसरी तरफ मरकज जो निजामुद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं उसने समय रहते इन लोगों को क्वारंटाइन किया, इन लोगों की जांच करवाई, प्रशासन को जानकारी दी। और यही नहीं, इतनी भीड़ को उन्होंने इकट्ठा क्यों होने दिया जब पिछले कई दिनों से इन चीजों को लेकर के कोशिशें जारी थी। तो ये एक बड़ा सवाल दोनों तरफ उठता है, दिल्ली पुलिस पर भी उठता है, मरकज निजामुद्दीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी उठता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन